कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 32वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 32वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर प्लीज शेयर फ्यू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लिंक्स इन फेवर ऑफ हस्बैंड अंडर सेक्शन 24 इंट्रीम मेंटेनेंस। मैंने पहले ही बहुत सारे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के ऊपर जजमेंट शेयर कर रखे हैं, उन वीडियोस को आप देखिएगा और जो भी नए मुझे अब इस टॉपिक पे जजमेंट मिलते हैं मैं उसे अपने चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एंटीसिपेटरी बेल पुलिस स्टेशन से मिल सकती है क्या? नहीं, एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए आपको कोर्ट जाना होता है, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 498A लड़का का फेवर में हुआ, उसमें बॉय और उसकी फैमिली कोर्ट ने बरी किया और 125 CRPC वाला केस और DV केस में लड़का कोर्ट नहीं आ रहा, वो कहीं यूपी चला गया। अब हो सकता है क्योंकि 498A जो में केस था उसमें उसकी फेवर में हुआ। प्लीज तो देखिए 498A के केस में अगर लड़का बरी हो गया है और 125 CRPC और DV एक्ट में लड़का नहीं आ रहा है तो ऐसे में हस्बैंड के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि जो 125 CRPC है और DV का केस है उसमें जो जज हैं वो क्या जानते हैं कि 498A में जो भी आरोप लगे थे उससे हस्बैंड बरी हो चुका है। तो ये बात तो आके हस्बैंड को बताना ही पड़ेगा ना। 125 CRPC और DV के केस में आप नहीं बताएंगे तो ऐसे में जो आपका केस है वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाएगा, एक्स पार्टी उसमें ऑर्डर आ जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि 125 CRPC और DV के केस में हस्बैंड हाजिर हो और अपनी बात जाके वहां भी रखे, नहीं रखेगा तो फिर उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर अगर मेरी पत्नी ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है तो क्या करें? तो देखिए अगर हस्बैंड और वाइफ जब शादी हुई तो उस समय हिंदू थे और ऐसे में कोई भी पक्षकार चाहे हस्बैंड या वाइफ दूसरा धर्म अपना लेता है तो ऐसे में यह विवाह विच्छेद का एक आधार बन जाता है। आप इसके आधार पर विवाह विच्छेद करा सकते हैं। यानी जब आप लोगों की शादी हुई थी तो ऐसे में आप लोग हिंदू थे, अब आपकी वाइफ जो है उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है तो आप धर्म परिवर्तन के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी लगा के विवाह विच्छेद करा सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हाय सर, कोर्ट में एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है लेकिन हस्बैंड उसकी अपील कर दिया है, तो क्या हस्बैंड एंट्री मेंटेनेंस पे स्टे ले सकता है? तो देखिए जब 125 CRPC के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो ऐसे में जो कोर्ट होता है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगाता, 1500, 2000, 3000 ऐसे ही कुछ रुपए मेंटेनेंस के तौर पर लगा देता है। तो बाकी एंट्री मेंटेनेंस के लिए आप अपील लगा सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, ये सारी प्रोविजन तो है। लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकली में देखें तो जब हाई कोर्ट में आप बहुत कम रुपयों के लिए जाते हैं जैसे 1500, 2000, 3000 तो ऐसे में हाई कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देता है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हाई कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं देने वाला है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो एंट्री मेंटेनेंस के ऊपर हाई कोर्ट बहुत कम जजमेंट देता है, जैसा लोअर कोर्ट ने आदेश कर दिया होता है हाई कोर्ट उससे ही मान लेता है, कहता है कि जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब उसे देखा जाएगा, अभी आप एंट्री मेंटेनेंस दीजिए। तो एंट्री मेंटेनेंस पे स्टे ले पाना या फिर उससे रद्द करा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बाई चांस ही ये कभी कभी हो जाता है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट होता है, इसीलिए हाई कोर्ट इस पे जल्दी सुनवाई नहीं करता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा केस किया है, अगर मैं DV और 498A केस में बरी हो जाऊं तो यही बात साबित हो जाएगा कि वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है या जज साहब ऑर्डर में मेंशन करेंगे? तो देखिए अगर 498A केस में वही आरोप लगे हैं जो 125 CRPC में लगे हैं और 498A के केस में आप बरी हो जाते हैं तो ऐसे में आप ये बात साबित कर सकते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो
वो जो भी आरोप लगाए थे, झूठे आरोप लगाए थे, वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं, क्योंकि वही कारण वो दिखा रही हैं जो 498A में उन्होंने बताया है कि इस वजह से मैं अलग रह रही हूं। तो जब वो कारण और वो वजह झूठा साबित हो जाएगा तो ये माना जा सकता है कि आपकी जो वाइफ है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं। तो ये बात आप 125 CRPC में साबित कर सकती हैं, DV में साबित कर सकते हैं कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 498A का रीजन बताकर वाइफ को ना ही रखना कारण कोर्ट में बता सकती है क्या? तो देखिए 498A का अगर आपके ऊपर केस आपकी वाइफ ने कर दिया है तो ये उसे अलग रखने का कोई रीजन नहीं हुआ, कोई उचित कारण नहीं हुआ। अगर आपकी वाइफ ने 498A का केस किया है, अभी वो केस पेंडिंग है, तो ये वाइफ को अपने से अलग रखने का कोई उचित कारण नहीं है। इस कारण पे अगर आप अपनी वाइफ को अपने से अलग रखते हैं तो ऐसे में आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। तो केस का दिखाना कोई उचित कारण नहीं होता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, वाइफ और हस्बैंड की मदर, सिस्टर एंड माइनर चाइल्ड का क्या क्या केस डाल सकता है? प्लीज फायदा और नुकसान भी बताएं केस करने का। तो देखिए इसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं बता चुका हूं कि वाइफ के ऊपर आप कौन सा केस डाल सकती हैं। अब जिस प्रकार का अपराध आपकी वाइफ ने आपके माता पिता, आपके बच्चे या फिर जिसके साथ भी किया है, उस प्रकार की धाराएं बनती हैं, उस प्रकार का केस दर्ज होता है। तो जैसा अपराध हुआ है उस हिसाब से केस दर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि अब वाइफ ने कुछ किया ही नहीं है या फिर किया है उसने चोरी, तो ऐसे में आप उसके लिए कोई और केस दर्ज करा देंगे। जैसा अपराध आपकी वाइफ ने किया होगा वैसा ही तो केस आप दर्ज करा सकते हैं। तो इसके लिए जैसा अपराध आपकी वाइफ ने किया है वैसा केस आप जाके पुलिस स्टेशन में या कोर्ट से दर्ज कराइए, या फिर डिटेल में जानकारी के लिए मुझसे कॉल पे बात करिए अपॉइंटमेंट लेके। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी वाइफ ने नोटिस में पहले झूठा एलिगेशन लगा के 25 लाख मांग रही है, बट अब उसके पास सबूत नहीं है, तो वो शादी का खर्चा मांग रही है जो 2-4 लाख है, बट इतना नहीं हुआ था खर्चा। तो क्या मैं केस कंटिन्यू रखूं या कंप्रोमाइज करूं? बट ऐसा करने से मैं रॉन्ग साबित होऊंगा, उसका डर है। तो देखिए कंप्रोमाइज कर लेने से आप रॉन्ग साबित नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज करते हैं। मैं यही देखता हूं कि जो भी केस चल रहे हैं उसमें 95% केस में तो लास्ट में जाके कंप्रोमाइज हो जाता है। तो देखिए जब आपकी वाइफ 25 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन अब आपसे वो सिर्फ 2 लाख या 4 लाख रुपए मांग रही हैं, तो ऐसे में अगर 2 लाख में आपका कंप्रोमाइज हो रहा है तो मेरा यही आपसे सुझाव है कि आप कंप्रोमाइज करके मामले को खत्म करा ले। क्योंकि आप अगर केस लड़ते हैं तो ऐसे में मान लीजिए अगर 3-4 साल केस लड़ जाते हैं तो 2 लाख से ज्यादा रुपए तो आपके फीस और अन्य कोर्ट में खर्च ही हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आज आप ही 2 लाख रुपए दे के और मामले को खत्म करा ले और सारी चीजों से बाहर निकल जाए। तो यहाँ ऐसी स्थिति में आपके लिए कंप्रोमाइज करना काफी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका जब भी केस खत्म होगा तो आपको वाइफ को कुछ ना कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर इतना आसान नहीं होता है कंप्रोमाइज हो पाना। तो बेहतर यही होगा कि आप 2 लाख रुपए दे के कंप्रोमाइज कर ले, यही उचित होगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, क्या बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट से प्रूफ हो जाएगा? तो देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो पे पूछा है कि सेकंड मैरिज साबित करने के लिए क्या सबूत लगेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए बच्चा हुआ है तो ऐसे में जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पे माता और पिता का नाम लिखा है, तो ऐसे में इससे साबित हो सकता है कि हाँ ये वाइफ और हस्बैंड है और ये इनका बच्चा है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मुझे फेक मैरिज केस में फंसाया गया, क्रिमिनल केस में साइन थंब कुछ मैच नहीं हुआ, अब वाइड मैरिज का केस पेंडिंग है, मैं शादी कर सकती हूं अभी? नहीं, देखिए अगर शादी का केस आपका पेंडिंग है तो ऐसे में आप अभी दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। अगर आपका डिवोर्स का केस या वाइड मैरिज का केस पेंडिंग है तो ऐसे में अभी शादी नहीं हो सकती है। अगर शादी कर लिया जाता है तो यह एक अपराध होगा। जब तक आपका केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर पति ना डिवोर्स दे, ना मेंटेनेंस दे, ना शादी का सामान कैश वापस करे, ना अपने घर में आने दे, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसी स्थिति में आप अपने हस्बैंड के विरुद्ध कंप्लेन कीजिए, थाने में कंप्लेन कीजिए, कोर्ट में कंप्लेन कीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के लिए डीवी एक्ट का केस कोर्ट से दर्ज कराइए, क्योंकि आपके साथ ये जो प्रताड़ना हो रही है, आप उसके विरुद्ध एक्शन लेंगी तभी तो कुछ हो सकता है। तो आप मेंटेनेंस के लिए केस कीजिए, जो आपके विरुद्ध क्रूरता हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, उसके लिए केस दर्ज कराइए। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उनका जवाब दे दिया है, तो आशा करता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।